मूवी की शुरुआत मिन से होती है, जो हर रोज स्कूल जाते वक्त गाड़ियों के नीचे आने की पूरी कोशिश करता था ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो लंबे अरसे के लिए कोमा में चला जाए। मिन के ऐसा करने की वजह उसका नर्क से भी बदतर स्कूल था, जहाँ कदम रखते ही मिन के साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। जब वो स्कूल के अंदर एंटर हुआ तो सभी हाई स्कूल के बच्चे बिल्डिंग की छत की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिन का क्लासमेट सुकू छत से नीचे कूदने वाला था। वो किसी की भी नहीं सुनता और छत से छलांग लगा देता है। और तभी मिन को याद आया कि ये सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब स्कूल के सबसे बदमाश लड़के जो मिन की ही क्लास के अंदर पढ़ते हैं, उन्होंने सुकू को तंग करना शुरू कर दिया। वो सुकू के सर पर पोछा रखकर उसे स्कूल की हर एक क्लास के अंदर लेकर गए और पूरे स्कूल के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, जिसके चलते बेचारा सुकू अपनी जान दे देता है। फिर अगले ही पल वहाँ पर पुलिस आई, लेकिन उन तीन हरामियों को कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उनमें से डेसुक नाम का लड़का होने वाले मंत्री का बेटा है। इसलिए पूरा स्कूल उससे डर कर रहता है और सभी उसकी चेलागिरी करते हैं। अब जैसा कि सुकू नहीं रहा, इसीलिए डेसुक और उसके साथी मिन को तंग करने लगते हैं, क्योंकि सुकू के मरने से पहले भी वो मिन को ही तंग किया करते, जिसके चलते मिन का स्कूल नर्क बन चुका है। उन्होंने मिन को परेशान करने की हद तो तब पार कर दी जब उन्होंने मिन को जबरदस्ती शराब पिलानी शुरू कर दी। मिन की उम्र अभी 18 साल नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो डर के मारे शराब पी लेता है। जब मिन को जरा सा होश आया तो उसने भी अपने आप को छत पर पाया, क्योंकि वो भी अपनी जान देने वाला था। लेकिन फिर वो मौत से डर जाता है और चुपचाप एक मर्तबा फिर से अपनी क्लासरूम के अंदर आने लगा। जब वो क्लास के पास आया तो डेसोक का एक बॉक्सर साथी जिसका नाम है किम जे, उसने मिन को बहुत जोर से लात मारी। बेचारा नेम खिड़की के साथ जाकर लगता है, लेकिन किम ने कहा, यार तू कितना ज्यादा फट्टू है, देख मैंने तुझे लात मारी, अब चल तू भी मुझे बदले में लात मार। मगर मिन कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। किम ने कहा, इतना फुटेज मत खा और चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर। इसलिए जब ना चाहते हुए भी मिन किम पर पलटवार करने लगा तो किम ने अपने आप को बचाकर उल्टा मिन पर ही एक जोरदार घूंसा जड़ दिया, जिससे मिन नीचे गिर जाता है। और किम ने जोश के अंदर आकर मिन के मुंह पर बहुत ज्यादा चांटे मार दिए, लेकिन किम का दिल अभी भी नहीं भरा था। उसने मिन से कहा, चल मेरी आंखों में देख और बिना डरे मुझे एक घूंसा मार दे। मिन को पता था कि किम एक मर्तबा फिर से उसे बहुत ज्यादा मारेगा, लेकिन जब किम ने चांटा खाने के लिए अपना मुंह मिन के सामने किया तो अगले ही पल किम के मुंह पर बहुत जोर से थप्पड़ पड़ा। जब किम को होश आई तो उसने देखा कि ये चांटा मिन ने नहीं बल्कि एक काले सूट पहने हुए आदमी ने मारा है। किम को उस आदमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसीलिए जब किम उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो एक मर्तबा फिर से वो आदमी किम को मार कर बहुत दूर फेंक देता है। वहाँ पर सभी बच्चे भी इकट्ठा हो गए। इस स्कूल में ऐसा पहली मर्तबा हुआ था जहाँ डेसुक के दोस्त किम जे को किसी ने चैलेंज किया था। तभी वहाँ पर पीछे से डेसुक और उसका एक तीसरा चेला भी आ गया। डेसुक कहता है, लगता है आप नए टीचर लग रहे हो, मगर आपको किसी ने बताया नहीं कि आप स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते। डेसुक ने वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को इस आदमी की वीडियो बनाने का कहा, इसलिए सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकाल कर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। जैसे ही सबने वीडियो बनाना चालू कर दी तो सूट पहने हुए आदमी कहता है, मेरा नाम है हुआजिन और मैं तुम सब लोगों को सबक सिखाने आया हूँ, और ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दी। इससे मुझे मदद मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कारनामे को देखेंगे। फिर उसने एक मर्तबा फिर से किम को उठाया और हुआजिन उसे कैमरे के सामने ही मारने लगा, जिसके चलते वहाँ पर काफी अफरा तफरी मच जाती है और तुरंत ही प्रिंसिपल साहब भी आ गए। प्रिंसिपल ने कहा, अरे भाई तुमने बच्चे को मार मार कर तो चिमटा बना दिया, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर बच्चों को मारना अलाउ नहीं है, क्योंकि डेसुक के पिता होने वाले मंत्री जी हैं। अगर उन्हें पता चला तो ये अच्छा नहीं होगा। मगर हुआजिन ने कहा, मैं हूँ इंस्पेक्टर हुआजिन और मैं ERPB से आया। ERPB एक ऐसा अदारा है जो बच्चों पर हो रहे जुल्म को मिटाता है, और हमें बच्चों को सीधा करने के लिए अगर उन्हें मारना तक पड़े तो हमें इसका राइट खुद मंत्री जी ने दिया है। डेसुक के पिता तो होने वाले मंत्री जी हैं, लेकिन अब के मंत्री जी ने हमारे हाथ खोल दिए, इसीलिए आप मेरे काम करने के तरीकों पर उंगली मत उठाना, वरना ERPB आपकी जॉब भी खा जाएगा। फिर सभी लोग क्लास के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी उनके असली टीचर की जगह वहाँ पर हुआजिन आ गए। हुआजिन ने कहा, आज से मैं तुमको 4 पीरियड्स पढ़ाया करूंगा और देखना मैं तुम लोगों को 5 दिनों के अंदर ही सीधा कर डालूंगा। इसके तुरंत बाद ही वो मरने वाले स्टूडेंट सुकू के बारे में सब लोगों से पूछने लगा। हुआजिन ने कहा, क्या आप सबको पता है कि सुकू ने अपनी जान क्यों? तभी डेसुक का तीसरा चेला बोला, लगता है सुकू को कोई लड़की भाव नहीं देती, इसीलिए सुकू ने छत से कूदकर अपनी जान दे। वो कहता है, चलो अच्छा ही हुआ, सुकू जैसे लोग दुनिया में होने ही नहीं चाहिए। हुआजिन को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस लड़के के पास आए और उसका नीचे वाला होंठ पकड़कर बड़ी जोर से खींचने लगे, जिससे वो लड़का दर्द में चीखने चिल्लाने लगा और अगले ही पल हुआजिन ने उसे धक्का देकर पीछे फेंक दिया। इतना ही नहीं, जब हुआजिन एक मर्तबा फिर से अपने डेस्क के पास आए तो वो लड़का पीछे से हुआजिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हुआजिन ने उसके गले पर बुक मारी और उसे नीचे गिरा दिया और कहा, एक लड़के की बदतमीजी की वजह से अब पूरी क्लास पुशअप की पोजीशन में आ जाए, इसीलिए मेरे 3 कहने पर सब लोग अपनी सीट से उठकर पुशअप की पोजीशन में आ जाना। इसीलिए सभी बच्चे उठकर जैसे ही पुशअप की पोजीशन में आने लगे तो डेसुक कहता है, सभी अपनी सीट पर वापस जाओ और कोई भी इस घटिया टीचर की बात नहीं मानेगा। सभी लोग डेसुक से बहुत ज्यादा डरते थे, इसीलिए वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी हुआजिन को बहुत गुस्सा आया। हुआजिन डेसुक के पास जाता है और उसे बिना कुछ कहे उसके सर को टेबल पर दे मारता है। जब डेसुक को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा तो ना चाहते हुए भी वो हुआजिन की बात मानकर पुशअप की पोजीशन में आ गया। डेसुक को ऐसा करते हुए देख सभी बच्चे भी पुशअप की पोजीशन में चले जाते हैं। इसके बाद सीन कट हुआ और हम देखते हैं लंच ब्रेक का
मरकज, जहाँ पर डेसोक और उसके साथी लाइन तोड़कर सबसे आगे आ गए। लेकिन वहाँ पर भी हुआजिन खड़े होते हैं। हुआजिन ने कहा चुपचाप लाइन के पीछे चले जाओ और अपनी बारी आने पर यहाँ पर आना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन डेसोक गुस्से में आकर अपने हाथों से ही खाना उठाकर प्लेट में रखने लगता है और बड़े एटीट्यूड के साथ प्लेट को ले जाकर डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगा तो पीछे से हुआजिन ने उसके पिछवाड़े पर लात मार दी, जिसके चलते डस्टबिन समेत डेसोक नीचे जा गिरता है और उसके कपड़ों पर हर तरफ से खाना लग रखा था। हुआजिन ने कहा मुझे माफ करना, लेकिन मैं खाने को वेस्ट होता हुआ नहीं देख सकता और ना ही मैं किसी बच्चे की यूनिफॉर्म को खराब हुआ देख सकता हूँ। इसलिए हुआजिन ने पास पड़ा हुआ पोछा उठाया और उसी से ही डेसोक की यूनिफॉर्म साफ करने लगता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग चोरी छिपे वीडियो बनाने लगे और देखते ही देखते हुआजिन ने वो पोछा ठीक उसी तरह जैसे वो सुकू के सर पर रखते थे डेसोक के सर पर भी रख दिया और रातों रात ही उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सब लोग अपने हिस्से की साफ सफाई कर रहे हैं, मगर डेसोक साफ सफाई करने की बजाय उल्टा मिन पर ही गुस्सा हो रहा। उसने मिन को धक्का दिया और बड़े स्वैग और एटीट्यूड के साथ स्कूल से घर वापस चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं होने वाले मंत्री जी को, यानी डेसोक के पिता को, जो अपने घर के अंदर मिनी गोल्फ खेल रहे थे। इतने में उनके घर की डोरबेल बजती है और दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि हुआजिन ही थे। डेसोक के पिता बोंगडे ने उन्हें घर के अंदर बुलाया और इतने में पीछे से डेसोक भी आ जाता है, जिसे देखते ही हुआजिन तुरंत ही सोफे से उठकर बोंगडे के सामने ही डेसोक के कान को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगे। हुआजिन बोंगडे से कहते हैं आपका प्यारा बेटा अपने हिस्से की सफाई नहीं करके आया, तो अब ये सारी रात अपने हिस्से की सफाई करेगा। बोंगडे को हुआजिन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे पता था कि ईआरपीबी ने उसे सब कुछ करने का अधिकार दे रखा, इसलिए हुआजिन डेसोक को उसके पिता की नाक के नीचे से हाई स्कूल में साफ सफाई करवाने के लिए ले आता है। डेसोक, जिसने आज तक फ्रिज के अंदर से पानी का ग्लास तक नहीं लिया, उसे गंदे गंदे टॉयलेट साफ करने पड़ रहे और ये देखकर हुआजिन बहुत ज्यादा खुश। जैसे ही सुबह हुई तो डेसोक और उसके साथी मिन को घेर लेते हैं। उन्होंने मिन की बहुत ज्यादा पिटाई की, क्योंकि मिन की ही वजह से डेसोक के साथ बहुत बुरा हो रहा था। डेसोक को लगता है कि शायद मिन ने ही ईआरपीबी में डेसोक की शिकायत लगाई हो और काफी अच्छी तरह से मार पीट लेने के बाद वो मिन को वहीं पर तड़पता हुआ छोड़ गए, जिसके कारण मिन आखिरकार रूफ टॉप पर जाकर अपनी जान देने के लिए राजी हो गया। वो जैसे ही नीचे कूदने वाला था तो पीछे से हुआजिन आए और उसे खींचकर नीचे गिरा देते हैं। मिन की हालत देखकर हुआजिन उसे ग्राउंड के अंदर लेकर गए। हुआजिन ने कहा आखिर तुम कब तक उनसे भागोगे? मिन कहता है जब तक मेरी जान बचती रहेगी तब तक, जिसके जवाब में हुआजिन कहते हैं लेकिन ये सही तरीका तो नहीं है और मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि जब तक तुम डटकर उनका मुकाबला नहीं करोगे तब तक तुम ग्राउंड के चक्कर लगाते रहो। और फिर वो सीन कट हो गया। हम देखते हैं बोंगडे को, जो एजुकेशन मिनिस्टर यानी जिसने ईआरपीबी बनाई है, उनके पास आ जाता है। उनका नाम है गांगस्यू और वो अच्छी तरह जानते थे कि होने वाले मंत्री बोंगडे ही है। वहाँ आते ही वो गांगस्यू को धमकी लगाता है। बोंगडे ने कहा तुम जितना जल्दी हो सके ईआरपीबी को बंद करवा दो। तुम्हारी ईआरपीबी का मिनिस्टर हुआजिन स्कूल में आकर मेरे बेटे को परेशान कर रहा है। लेकिन गांगस्यूक ने कहा माफ करना, ईआरपीबी सिर्फ एक इंसान के हक में नहीं चलती, बच्चों पर जहाँ कहीं भी जुल्म होगा हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये बात सुनकर बोंगडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो गांगस्यू को धमकी लगाकर जाता है कि जब मैं मिनिस्टर बनूंगा तो सबसे पहले तुम्हें और तुम्हारी ईआरपीबी को जेल के अंदर डालूंगा। इसके बाद सीन कट हुआ और हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पर बोंगडे गांगस्यूक से मिलने आए थे। जब वो बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ तो सभी लोगों के फोन पर एक मैसेज आने लगता है। उस मैसेज के अंदर वो वॉइस रिकॉर्डिंग थी, जिसमें साफ साफ ये जाहिर था कि बोंगडे गांगस्यूक को ईआरपीबी को बंद करवाने की धमकी दे रहा है। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर बोंगडे की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। जो लोग पहले उसे पसंद किया करते थे वो अब उसी को ही गालियां दे रहे थे। जब बोंगडे गांगस्यूक के पास आया तो गांगस्यूक ने कहा यहाँ पर अकेले तुम ही चालबाज नहीं हो, इंसाफ हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इतना कहकर गांगस्यूक वहाँ से चला जाता है और सभी लोग बोंगडे के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं, जिससे अब उसकी पार्टी बहुत ज्यादा वीक हो गई। और इसी के साथ वो सीन भी कट हो जाता है। जैसे ही सुबह हुई तो हमने देखा डेसोक को, जिसकी अब स्कूल में जरा सी भी इज्जत नहीं, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि होने वाले मिनिस्टर अब बोंगडे नहीं है और जो गवर्नमेंट पहले की है वही रहेगी, क्योंकि उनके आधे से ज्यादा लोग उन्हीं के ही खिलाफ हो चुके हैं। डेसोक जैसे ही स्कूल में आया तो वो दोस्त जो पहले डेसोक के साथ होता था वही सबके सामने डेसोक के सर पर पोछा रख देते हैं। अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती देखकर डेसोक बहुत ज्यादा भड़क गया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी सारी दहशत उसका पिता ही था और अब उसके पिता की भी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो डेसोक अपनी सीट से उठकर क्लासरूम से बाहर चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तो उसके हाथ में पेट्रोल से भरा हुआ एक कैन था। उसने क्लासरूम के दोनों दरवाजे बंद किए और हर तरफ पेट्रोल छिड़कने लगा। लेकिन तभी पीछे से हुआजिन आ गए। हुआजिन ने डेसोक को लात मारकर पीछे गिरा दिया और जो काम डेसोक खुद करने वाला था वो काम अब हुआजिन कर देते हैं। उन्होंने डेसोक के लॉक मना करने के बावजूद भी अपना लाइटर निकाला और उसे जलाकर पेट्रोल पर फेंक दिया, जिससे अब आहिस्ता आहिस्ता करके आग डेसोक की ओर बढ़ने लगती है। डेसोक डर के मारे पीछे भागता है, मगर वो आग से बचकर नहीं भाग पाता और कुछ ही देर बाद आग उसे
उसे चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही ह्वाजिन ने पेट्रोल छिड़का हुआ था। जब उसे पता चला कि अब उसकी मौत बिल्कुल करीब है, तो वो डर के मारे ह्वाजिन को सारी सच्चाई बता देता है कि उन तीनों ने किस तरह मिलकर सुकू को तंग किया, जिसके चलते सुकू ने अपनी जान दी। ह्वाजिन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, और तो और वहाँ पर मौजूद बाकी के बच्चे भी ये सब कुछ फोन से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ह्वाजिन डेसुक को पकड़ता है और उसे कहता है फिक्र मत करो, पुलिस आती ही होगी। तभी वहाँ पर पुलिस आई और उन तीनों को पकड़कर सबके सामने जेल में ले जाती है। ये सब कुछ वहाँ पर खड़ा हुआ मिन भी देख रहा था, जिसे आज पहली मर्तबा अपना स्कूल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो ह्वाजिन से बहुत खुश होता है, लेकिन ह्वाजिन सभी बच्चों को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं ह्वाजिन और उनकी मंगेतर, जो 10 दिनों बाद शादी करने वाले हैं। ह्वाजिन की मंगेतर का नाम है गायुंग और वो हाई स्कूल के अंदर टीचर है। आज पहली मर्तबा ह्वाजिन अपनी मंगेतर गायुंग को स्कूल छोड़ने आए थे। वो गायुंग से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बदले में गायुंग भी उनके लिए जान देने को तैयार। चलते चलते उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक मासूम से लड़के को परेशान कर रहे हैं। गायुंग कहती है ह्वाजिन आप यही रुको, मैं अभी उन सभी बच्चों को सबक सिखाकर आती हूँ। ह्वाजिन ने कहा अगर उन्होंने तुम पर पलटवार कर दिया तो तुम क्या करोगे? गायुंग कहती है मेरी हिफाजत करने के लिए आप हो तो सही, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर गायुंग उन बदमाश बच्चों की ओर चली जाती है और तभी वो सीन कट हो गया। हम देखते हैं ह्वाजिन को, जो बहुत दुखी हालत के अंदर अदालत में बैठे होते हैं। दरअसल वो अपनी मंगेतर का ही केस लड़ रहे थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल गायुंग को उसी के एक स्टूडेंट ने पेट के अंदर कैंची मारकर जान से मार डाला। लेकिन जब अदालत के अंदर उसकी सुनवाई हुई तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे गायुंग से प्यार हो गया था। जब मुझे पता चला कि गायुंग ह्वाजिन से शादी करने वाली है तो मुझसे रहा ना गया। मैंने सोचा अगर गायुंग मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने उसे जान से मार डाला। ये सब कुछ सुनने के बाद जज उस लड़के को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं, मगर ह्वाजिन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और जब अदालत के बाद ह्वाजिन अपनी गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो ह्वाजिन की नजर उसी लड़के पर पड़ती है जिसे अदालत से जेल के अंदर ट्रांसफर किया जाने वाला था। ह्वाजिन को उस पर अब भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए वो गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से चलाने लगती हैं। वो उस लड़के के अंदर गाड़ी को ठोकने ही वाले थे कि पीछे से मिनिस्टर ने अपनी कार को ह्वाजिन की कार के अंदर टक्कर मार दी, जिससे वो लड़का मरते मरते बचता है। ह्वाजिन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, मगर गांग स्यूक ने किसी तरह ह्वाजिन को कंट्रोल में किया और उसे अपने अपार्टमेंट में ले गए। जब वो रात को डिनर कर रहे होते हैं तब गांग स्यूक ने कहा अगर तुम गायुन की मौत का बदला लेना चाहते हो तो इसी तरह के बच्चों को सुधारो, क्योंकि गायुन भी यही चाहती थी। और बातों ही बातों में हमें पता चला कि गायुन ह्वाजिन की होने वाली पत्नी जबकि गांग स्यूक की बेटी थी। और इसी तरह वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं ERPB के ऑफिस का सीन, जहाँ पर ह्वाजिन, गांग स्यूक और एक और नया लड़का जिसका नाम है ग्युनदे, वो तीनों बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। दरअसल उन्हें पता चला है कि कांगसांग हाई स्कूल के अंदर एक लड़की है जिसके 6 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। वो जिसे चाहे रातों रात रेपुटेशन खराब करके मिट्टी में मिला सकती है। उसका जब दिल चाहता वो क्लास के अंदर ही लाइव आ जाती। जब इस चीज के बारे में उसकी क्लास टीचर गुहंग को पता चलता है तो वो येरी के पास आई और उसकी लाइव स्ट्रीम को ऑफ कर दिया। ये चीज येरी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और लंच ब्रेक के अंदर ही उसने एक झूठी वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दी। वो वीडियो आग की तरह फैल जाती है और सभी टीचर्स गुहंग को कहते हैं आप येरी से पंगा मत लीजिए वरना वो आपकी जिंदगी तबाह कर देगी। लेकिन एक टीचर मिस्टर ली कहता है ऐसे कैसे, अगर हम बच्चों से डरने लगे तो बताओ बच्चों को सिखाएंगे कैसे, इसीलिए मैं येरी से बात करता हूँ। ऐसा करने के लिए जब वो येरी के पास गए तो पहले तो येरी ने मिस्टर ली की सारी बातों को सुना और एक अच्छे स्टूडेंट होने का नाटक करती है। लेकिन वो जैसे ही क्लास से बाहर आई तो उसने अपने कपड़ों को फाड़ कर और अपना हुलिया बिगाड़ना शुरू कर दिया। और कुछ घंटों बाद हम इंस्टाग्राम पर उसकी एक वीडियो देखते हैं जहाँ पर वो कहती है जब मैंने अपनी क्लास टीचर गुहोंग की रियलिटी सबके सामने लाई तो हमारे स्कूल का एक टीचर मिस्टर ली मुझसे ज्यादती करने लगा और मुझसे जबरदस्ती करके कहता है कि जल्दी से इस वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन अब आप ही बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ? क्या सच बोलना भी इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा पाप है? बस इतना ही था कि ये वीडियो बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है और मिस्टर ली के बारे में बड़े गंदे गंदे कमेंट्स आने लगे। मिस्टर ली को हर जगह से फोन कॉल्स आती हैं और तो और येरी ने मिस्टर ली का प्राइवेट नंबर भी लीक कर दिया। ये चीज हर जगह आग की तरह फैल गई। इतना ही नहीं बल्कि एक लाइव स्ट्रीमर चुपके से ऑफिस के अंदर आ जाता है और मिस्टर ली को जो उन्होंने किया उसके बारे में शर्मिंदा होने का कहने लगा। तब तो मिस्टर ली उस सिचुएशन को संभाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो रात होने तक वो अभी भी स्कूल के अंदर ही थे। उनका घर वापस जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन किसी तरह वो हिम्मत करके अपनी गाड़ी तक आते हैं। उनकी गाड़ी को बाहर से गंदी गंदी गालियां लिखकर पेंट कर दिया गया था, लेकिन मिस्टर ली किसी तरह गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन वो गाड़ी सुबह होने तक वहीं पर खड़ी हुई थी। जब लोग उसके पास इकट्ठा हुए तो उन्हें पता चला कि मिस्टर ली ने अंदर ही अपनी जान दे दी है। इसी तरह 3 दिन बीत गए और येरी की टीचर गुहोंग येरी के पास आती है जो उससे कहने लगी आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मिस्टर ली एक बहुत ही शरीफ इंसान थे और वो तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। मगर येरी अब उल्टा रोने लगी। येरी ने कहा आपको लगता है कि मैं झूठी हूँ? अगर आपके साथ या आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता तो तब मैं आपसे पूछती। इसलिए गुहोंग जरा शक में पड़ जाती है, जिसके चलते वो येरी को कुछ भी नहीं कह पाई। इसी तरह करते करते 4 दिन और बीत गए और अब मिस्टर ली की जगह पर एक नई टीचर आई। उस टीचर का नाम था इम हानरे। वो जैसे ही क्लास में आई तो सभी लड़कियां उसे जरा सा भी भाव नहीं दे। इतने में ही येरी ने एक मरतबा फिर से लाइव स्ट्रीमिंग को ऑन कर लिया। वो अपने फैंस को बताती है कि मिस्टर ली
ली की जगह पर आज हमारे स्कूल में एक लड़की टीचर आई। चलो शुक्र है मिस्टर ली की तरह कोई आदमी नहीं आया, वरना मुझे उससे भी डर लगा रहता। ये बात सुनकर क्लास में सभी लोग हंसने लगे, लेकिन तभी येरी की दोस्त सुजुमी हानरेम को कहती है, मुझे तो लगता है इसने कोई ना कोई सर्जरी करवा रखी है, इसीलिए अभी तक बहुत ज्यादा फिट है। मगर हानरेम को सुजुमी की ये बात अच्छी नहीं लगती। हानरेम ने कहा, हाँ मैंने सर्जरी करवा रखी है, लेकिन मुंह की नहीं बल्कि अपनी छाती की। अगर तुम्हें भी करवानी है तो मेरे पास आ जाना। इतना कहकर वो तुरंत ही येरी के पास आ गई। हानरेम ने कहा, मेरे 3 गिनने तक अपनी इस घटिया लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके जवाब में येरी कहती है, माफ करना लेकिन फिलहाल मुझे 3 लाख लोग देख रहे हैं, तो अगर कोई गड़बड़ हुई तो मेरे फैंस तुम्हें जीने नहीं देंगे। मगर हानरेम येरी की एक भी नहीं सुनती और बड़े स्वैग से अपने कराटे की स्किल्स दिखाते हुए येरी के मोबाइल को दूर फेंक देती है। हानरेम की ये हरकत देखकर क्लास में क्लास टीचर और सभी बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हुए, लेकिन येरी कुछ बोल पाती इससे पहले ही हानरेम कहती है, लगता है तुम लोगों ने मेरा नाम सही से सुना नहीं। मैं हूँ ERPB की इंस्पेक्टर इम हानरेम और मेरा काम है तुम जैसे घटिया, बदमाश और बिगड़े हुए बच्चों को सही राह पर लेकर आना। तो चुपचाप सभी लोग अपने फोन्स को इस डब्बे में रख दो। डर के मारे सभी लड़कियां अपने फोन को एक जगह पर इकट्ठा कर देती हैं। लेकिन हानरेम ने बोला, मुझे पता है कि तुम लोग बहुत शाणे, इसीलिए तुम्हारी शान पत्ती अभी निकालती हूँ। तभी हम देखते हैं ग्युंदे को, जो अपने ऑफिस में बैठकर स्कूल की सभी लड़कियों के फोन पर इमरजेंसी मैसेज भेजते हैं, जिसके कारण जिनके पास 2-2 मोबाइल्स थे या जिन्होंने छुपा रखे थे वो एक ही साथ बजने लगे और ना चाहते हुए भी सब लोगों को अपने अपने फोन हानरेम के हवाले करने पड़े। जहाँ हम देखते हैं हुआजिन को, जो स्कूल के सभी टीचर्स के पास आए और उन सबको कहने लगे, देखो आप बिल्कुल भी मत डरिए, ERPB अब आपके साथ खड़ा है, आपको इन बच्चों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हुआजिन के ये कहने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि वो सभी स्कूल टीचर्स अभी भी उन बच्चों से बहुत डरते थे। उनको लगता था इन बच्चों के पास सोशल मीडिया की पावर है और मिस्टर ली के साथ जो हुआ वो उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन तभी हमने देखा हानरेम को, जो उन सभी लड़कियों को लेकर ग्राउंड में आ जाती है और कड़ी तपती धूप के अंदर उनसे एक्सरसाइज करवाने लगी, क्योंकि वो क्लास के अंदर शोर मचा रहे थे और जब जब वो शोर मचाएंगे हानरेम उन सभी को एक्सरसाइज करवाने के लिए ग्राउंड में ले आएंगे। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं हानरेम, हुआजिन और ग्युंदे को, जो तीनों कैंटीन में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। जहां हमें बताया जाता है कि हानरेम और हुआजिन एक ही यूनिट के सोल्जर्स हैं। दरअसल हुआजिन कैप्टन, जबकि हानरेम उसके नीचे सोल्जर हुआ करती। लेकिन ग्युंदे वो इन दोनों से बहुत ज्यादा अलग था। वो गवर्नमेंट के हैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर अपने यूनिट का बॉस होता है, लेकिन उसे मार पिटाई जरा सी भी पसंद नहीं होती। अगले ही पल वो सीन भी कट हो गया। जब सभी लड़कियों को छुट्टी हुई तो हमने देखा कि वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा थकी हुई होती हैं। येरी तुरंत ही डिब्बे में से अपना फोन निकालकर जैसे ही क्लासरूम से बाहर जाने लगती है तो हानरेम ने कहा, अरे अरे इतनी जल्दी कहाँ है, अभी तो तुम सब लड़कियों को क्लास की सफाई भी करनी है। 1 हफ्ता हो गया और आज सफाई का दिन है। लेकिन येरी अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ रखी थी। उसने हानरेम को अपने रास्ते से हट जाने का बोला, लेकिन हानरेम उसके गिरेबान को पकड़कर पीछे धक्का दे देती है और ना चाहते हुए भी येरी अपने मोबाइल को वापस रखकर सबके साथ सफाई के अंदर जुट गई और वो लड़कियां थके हारे जिस्म के साथ किसी तरह क्लासरूम की सफाई करती हैं। ये सब कुछ वहाँ पर खड़ी हुई गूहंग भी देख रही, जिसे कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हो रही, क्योंकि चलो कोई तो आया जो इन लड़कियों को सबक सिखा सके। तभी हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर हानरेम कुछ फोटोज लेकर आई। हानरेम ने कहा, ये फोटोज मुझे तुम में से किसी एक के इंस्टाग्राम अकाउंट से मिली है। अगर तुम लोगों ने बता दिया कि ये किस अकाउंट से मिली है तो मैं तुमको जाने दूं, क्योंकि इन फोटोज के अंदर टीचर्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। जैसे कि ये फोटोज और किसी ने नहीं बल्कि येरी ने शेयर की थी, तो क्लास में कोई भी येरी का नाम नहीं लेता, जिसके चलते हानरेम सभी लड़कियों को लेकर ग्राउंड के अंदर आ जाती है। अब इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत के बाद सभी लड़कियां येरी से बहुत ज्यादा नफरत करने लगती हैं, क्योंकि सिर्फ येरी की फोटोज की वजह से पूरी क्लास को जुल्म सहना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी वो येरी से बहुत ज्यादा डरती है, इसलिए जब वहाँ पर येरी आई तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो येरी के सामने अपना मुंह खोल सके। फिर वो सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं गूहंग को, जो अपने घर जा रही होती है। रास्ते में उसे येरी मिली, जिसने गूहंग से बोला, आपको मेरे लिए एक छोटी सी फेवर करनी होगी। आपको बस इतना करना है कि मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग करो। उसमें आप मेरे फैंस को ये बोलोगी कि ERPB वाले जबरदस्ती हमारे स्कूल में घुसकर बच्चों को परेशान कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका हश्र भी वही होगा जो मिस्टर ली के साथ हुआ। आपको मैं सोचने के लिए 2 दिन देती हूँ, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है गूहंग पर, जो स्कूल के ग्राउंड के पास बैठी हुई सभी बच्चों को खेलती हुई देख रही। इतने में वहाँ पर हुआजिन आ गए, जिन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि गूहंग किसी न किसी वजह से तो परेशान जरूर है। हुआजिन कहते हैं, क्या आपको वो मशहूर केस याद है जिसमें एक क्लास टीचर को उसी के स्टूडेंट ने कैंची मारकर जान से मार डाला? गूहंग कहती है, जी हाँ, उस केस को कौन नहीं जानता। हुआजिन कहते हैं, वो क्लास टीचर मेरी होने वाली बीवी थी। सुनकर गूहंग बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो हुआजिन से माफी मांगने लगती है। हुआजिन ने कहा, आप मुझसे माफी मत मांगिए, बल्कि आप मेरे लिए एक फेवर कीजिए। ये जो आपके क्लास में येरी है उसे उसकी औकात दिखाइए। आप ही एक ऐसी हैं जो उसे सही कर सकती हो। बस इतना कहकर हुआजिन वहाँ से चले जाते। तभी वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं क्लास का सीन, जहाँ पर बच्चे अपनी सीटों से उठकर यहाँ वहाँ मस्ती कर रहे थे। इतने में वहाँ पर गूहंग आ गई और पीछे से इम हानरेम भी आ जाती हैं। सभी बच्चे तुरंत ही अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी येरी ऊंची आवाज में गूहंग से कहने लगी, क्या आपने उस बात पर सोचा जिस बात के बारे में मैंने आपको सोचने का बोला? जवाब में गूहंग कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं करूँ।
करूंगी। ये सुनकर येरी बहुत परेशान हो गई। अगले ही पल गुहुंग ने सबको एक मैथ्स का क्वेश्चन समझाया और जब दूसरे क्वेश्चन की बारी आई तो गुहुंग कहती है आप सभी ने मेथड समझ लिया, इसीलिए ये क्वेश्चन येरी सोल्व करेगी। मगर येरी गुहुंग की कोई बात नहीं सुन रही होती। गुहुंग उसके पास आई और येरी को कहती है अगर मैंने तुम्हें उठने का बोला है तो तुरंत ही उठ जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मगर येरी गुहुंग को एटीट्यूड दिखाने लगी। गुहुंग को गुस्सा आ जाता है और उन्होंने येरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए ब्लैक बोर्ड की ओर ले गई। वहां जाते ही येरी गुहुंग से कहती है मैंने आपको एक मर्तबा बोला ना, मुझे नहीं समझ आई और ना ही मुझे इंटरेस्ट है इन चीजों में, इसलिए मुझे तंग मत कीजिए। येरी का ये बर्ताव देखकर गुहुंग ने तुरंत ही अपनी स्टिक निकाली और येरी के हाथ पर जोर जोर से स्टिक मारनी शुरू कर दी। हानरिम भी गुहुंग का ये बर्ताव देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि फाइनली उसकी मेहनत रंग ला रही। येरी ने आसपास देखा और उसे पहली मर्तबा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और बेइज्जती फील हो रही होती है और साथ ही साथ उसे गुहुंग पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। गुहुंग भी ये बात जानती थी, इसीलिए उसने फिर से येरी को बोला जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर। मगर येरी अब भी अपने एटीट्यूड में ही खड़ी रही। गुहुंग ने उसे फिर से हाथ आगे करने का बोला और उसके हाथ पर 10 बार स्टिक को मारा और फिर पीछे मुड़कर क्लास के सामने आती हैं और उनको कहती हैं जब तक येरी ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करेगी तब तक किसी को छुट्टी नहीं होगी, ताकि तुम सबको पता चले कि येरी ही फसाद की जड़ है और इसी के कारण तुम सब पर ये जुल्म ज्यादती हो रही। जैसे ही सबको पता चला कि येरी की क्लास टीचर येरी की पिटाई कर रही है तो वहाँ पर स्कूल की बाकी लड़कियां भी खिड़की से अंदर झांकने लगी। ये सारा नजारा देखकर येरी समझ जाती है कि अब उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, इसलिए वो मजबूर होकर क्वेश्चन को सोल्व करने लगी। जब क्लास खत्म हुई तो क्लास टीचर गुहुंग काफी दुखी हालत में क्लास से बाहर चली जाती है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती, लेकिन येरी ने उसके लिए कोई चॉइस भी नहीं छोड़ी। खैर अब हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर येरी अपने साथ की गई बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे गुहुंग के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रही। लेकिन जब येरी उन वीडियोस और फोटोज को अपलोड करने लगती है तभी वहाँ पर एंट्री हुई ग्युंदे की, जिसने अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही येरी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करके उस पर अपलोड की गई सभी वीडियोस और फोटोज को डिलीट कर दिया। इसके बाद ग्युंदे ने वो वाली वीडियो अपलोड की जिसके अंदर येरी मिस्टर ली पर जबरदस्ती का नकली और झूठा इल्जाम लगा रही है। अपने साथ इतना बुरा होते देख येरी अपने अकाउंट को डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब कुछ तो ग्युंदे ही कर रहा था और येरी का चीखना चिल्लाना बेकार जाता है। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गई और सभी लोग येरी को बुरा समझने लगते हैं। और तो और अब 1 महीने से येरी स्कूल भी नहीं आई और उसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो गुहुंग के घर आई और अंदर आते ही गुहुंग को कहती है आप जल्दी से मुझसे माफी मांग क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। गुहुंग जो अब येरी से बिल्कुल भी नहीं डरती थी वो येरी को कहती है चुपचाप मेरे घर से दफा हो जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। मगर येरी ने वहाँ पर पड़ा हुआ एक चाकू उठाया और फौरन उस चाकू से गुहुंग पर वार करने लगती है, जिसके कारण बेचारी गुहुंग डर के मारे बालकनी से नीचे गिर गई। लेकिन तभी वक्त रहते पीछे से हुआजिन आए और उन्होंने गुहुंग को पकड़कर गाड़ी के ऊपर छलांग मार दी। ये सब कुछ ऊपर खड़ी हुई येरी भी देख रही, मगर जब येरी पीछे पलटी तो वहाँ पर पहले से इम हानरिम मौजूद। हानरिम ने कहा जल्दी से ये चाकू मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मगर येरी नहीं रुकती और हानरिम पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हानरिम एक ट्रेंड सोल्जर थी, इसलिए वो येरी का चाकू अपने हाथ से ही रोक लेती है और उसे धक्का देते हुए बालकनी से नीचे गिराने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि हुआजिन ने कहा था चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें बच्चों को जान से नहीं मारना, जिसके चलते वो येरी को वहीं पर छोड़ देती है। तभी वो दोनों नीचे आए तो वहाँ पर हुआजिन पहले से ही बेहोश थे। तभी हमें दिखाया जाता है हुआजिन को जो उस पल को याद कर रहे थे जब गायुन अपनी आखिरी सांसें गिन रही। गायुन के पिता गांगस्युक ने हुआजिन को आर्मी से बुलाया और जब वो हॉस्पिटल के अंदर आकर अपनी होने वाली बीवी के पास आता है तो उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। और किस्मत का करना ऐसा हुआ कि जब ही हुआजिन अंदर आया तो गायुन के पास आने के कुछ ही देर बाद बेचारी गायुन दम तोड़ देती है और बेचारे हुआजिन टूट जाते हैं। तभी सीन एक मर्तबा फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ग्युंदे ने कहा हमें जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए, लेकिन तभी हुआजिन अपने आप उठ जाते हैं। गुहुंग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उस पर गुस्सा करती है कि आखिर उसकी जान बचाने के लिए हुआजिन ने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। लेकिन हुआजिन कहते हैं ये मेरा रोज का काम है। तभी हुआजिन के सर में से खून टपकने लगा, जिसे देखकर गुंदे वहीं पर बेहोश हो जाता है और इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ गई जो अब येरी को पकड़कर जेल में ले जाती है। और इसी के साथ सीरीज का पहला पार्ट यहीं खत्म हो गया। शुक्रिया दोस्तों।